नमस्कार दोस्तों। बीएस गुरु एजुकेशन में मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर 29 जनवरी के आपके लिए करंट अफेयर्स लेके फिर से हाजिर हुआ हूँ। चलिए देखते हैं आज आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन से एग्ज़ाम के दृष्टि से आपके करंट अफेयर्स एग्जाम इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं या इन करंट अफेयर्स के आसपास आपके सवाल हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके साथ बढ़ते हैं आगे और सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ है राष्ट्रीय हरित अधिकरण की यानी एनजीटी से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फ्लाई एश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन के गठन का निर्देश दिया है। तो इस प्रकार से अगर इसके परिचय की बात करें तो एनजीटी कोयला ताप विद्युत स्टेशनों द्वारा फ्लाई ऐश के अवैज्ञानिक संचलन और भंडारण पर ध्यान देता है। उदाहरण के लिए रिहंद जलाशय में औद्योगिक अपशिष्टों और फ्लाई ऐश की निकासी जैसा उदाहरण दिया। फ्रेंड्स, इधर बगल में देखें आपके एक फिगर है, उसमें देख रहे हैं आप कि हमारे यहाँ कोल कंज्यूम होता है 672 मीट्रिक टन, जिससे कि 222 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश जनरेट होता है और जिसमें कि 205 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन हो जाता है, उपयोग हो जाता है, जो कि लगभग 92% है। अब बात आती है कि ये कोयला फ्लाई ऐश कहाँ से बनता है। हमारे यहाँ अब भी 191 थर्मल पावर प्लांट हैं जिनसे हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और हमारे यहाँ 2,13,030 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर से बनाई जाती है। तो इस प्रकार से ये थर्मल पावर में यूज होने वाली फ्लाई ऐश है जो कि कोयले को यूज करने से निकलती है। तो चलिए बढ़ते हैं और आगे न्यूज़ में थोड़ा सा जानते हैं इसके विषय में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई बार यूपीएससी में एक क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ई एस प्रबंधन और उपयोगी मिशन फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन अप्रयुक्त फ्लाई ऐश के वार्षिक स्टॉक के निपटान की निगरानी के अलावा यह सुनिश्चित करेगा कि लगभग 1,670 मिलियन टन फ्लाई ऐश का कम से कम खतरनाक तरीके से कैसे उपयोग किया जा सके, यानी कम से कम किस तरह से कम इसके खतरे हो सकते हैं। बिजली संयंत्रों द्वारा सभी सुरक्षा उपाय कैसे किए जा सकते हैं। मिशन कोयला बिजली संयंत्रों में फ्लाई ऐश प्रबंधन की स्थिति का आकलन करने और व्यक्तिगत संयंत्रों के रखरखाव के उपयोग हेतु रोड मैप बनाने तथा कार्य योजना तैयार करने के लिए 1 महीने के भीतर अपनी पहली बैठक आयोजित करेगा। ये बैठकें 1 वर्ष तक प्रत्येक माह आयोजित की जाएंगी। अगर बात करें लक्ष्य की तो फ्लाई ऐश और इससे संबंधित मुद्दों के प्रबंधन तथा निपटान हेतु समन्वय एवं निगरानी की आवश्यकता है, इस पर ध्यान दिया जाएगा। और बात करें अगर प्रमुख नोडल एजेंसी की तो मिशन का नेतृत्व संयुक्त रूप से केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय कोयला और बिजली मंत्रालय के सचिव तथा मिशन से संबंधित राज्यों के सचिव करेंगे। एक अगर जानें कि फ्लाई ऐश में क्या क्या होता है या इसका संयोजन किस प्रकार से होता है तो पहला सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो तत्व हैं हमारे लिए हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री ने लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। लाला लाजपत राय की जयंती प्रतिवर्ष 28 जनवरी को मनाई जाती है। उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले ढूढ़ीके नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। फ्रेंड्स, ये वो शख्सियत हैं, देखिए इनके बगल में ये जो इनकी तस्वीर है उसके साथ एक कोट लिखा हुआ है और वो कहते थे कि इफ़ आई हैड द पावर टू इन्फ्लुएंस इंडियन जनरल्स, यदि मुझे पावर होती कि मैं भारतीय जनरल्स को
प्रभावित कर सकता या किसी तरह से उनमें बदलाव कर सकता, तो आई वुड हैव द फॉलोइंग हेडलाइंस, तो मैं उनमें ये लाइनें लिखता। प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर, मोटे अक्षरों में मैं इन लाइनों को लिखता ऑन द फर्स्ट पेज, पहले पेज पर। कहते हैं, उनका कहना था कि मिल्क फॉर द इन्फेंट, दूध बच्चे के लिए, फूड फॉर द एडल्ट्स, भोजन नौजवानों के लिए, एजुकेशन फॉर ऑल, यानी उनका कहना था एक बच्चे के लिए दूध की आवश्यकता होती है, नौजवान के लिए फूड की, और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, या एजुकेशन एक ऐसी पद्धति है जो सभी के लिए आवश्यक होती है। तो इस बात को उन्होंने काफ़ी पुरजोर तरीके से कहा कि हमें एजुकेट होना चाहिए। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं इसी कोट के साथ। तो लाला लाजपत राय के महानतम स्वतंत्रता सेनानी में से मैंने एक थे। जो लाला लाजपत राय थे वो बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें पंजाब केसरी और पंजाब का शेर के नाम से जाना जाता था, और लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी। वे स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर लाहौर में आर्य समाज में शामिल हो गए थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म के आदर्शवाद राष्ट्रवाद के साथ मिलकर धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी सेक्युलर स्टेट की स्थापना करेगा। विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर उन्होंने चरमपंथी नेताओं की एक तिकड़ी लाल बाल पाल बनाई थी। वे हिंदू महासभा से भी जुड़े थे। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ विरोध प्रदर्शित किया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और पंजाब के कई राजनीतिक दलों में हिस्सा लिया आंदोलनों में हिस्सा लिया। राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा लेने के कारण उन्हें वर्ष 1907 में बर्मा भेज दिया गया, लेकिन अपर्याप्त सबूतों के अभाव में उन्हें कुछ ही महीने बाद वहाँ से वो वापस लौट आए। उन्होंने बंगाल का विभाजन का विरोध भी किया। तो इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी अहम कार्य किए और जानते हैं और आगे उनके विषय में। उन्होंने वर्ष 1917 में अमेरिका में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की और इसके द्वारा अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए नैतिक समर्थन मांगा। वह अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया और उन्हें वर्ष 1962 में केंद्रीय विधानसभा का उपनेता चुना गया। वर्ष 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने से इनकार करते हुए विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा, क्योंकि आयोग में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। अगर हम उनकी सामाजिकता के विषय में जानें, उन्होंने अकाल पीड़ित लोगों की मदद करने, उन्हें मिशनरियों के चंगुल से बचाने के लिए 1897 में हिंदू राहत आंदोलन यानी हिंदू रिलीफ मूवमेंट शुरू किया। उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी यानी सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। अगर बात करें साहित्यिक उनके योगदान की, तो उनके द्वारा लिखित महत्वपूर्ण साहित्य कृतियों में यंग इंडिया, इंग्लैंड डेट टू इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ जापान, इंडिया विल टू फ्रीडम, भगवत गीता का संदेश, भारत का राजनीतिक भविष्य और भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या, डिप्रेस्ड ग्लासेस और अमेरिका का यात्रा वृतांत भी शामिल है उसमें। अगर संस्थागत कार्यों की बात करें, तो उन्होंने हिसार पर बार काउंसिल, हिसार आर्य समाज, हिसार कांग्रेस, राष्ट्रीय डीएवी प्रबंधन समिति जैसे कई संस्थानों एवं संगठनों की स्थापना की। वह आर्य गजट के संस्थापक थे, जिसकी स्थापना उन्होंने की थी। वह वर्ष 1894 में पंजाब नेशनल बैंक के सह संस्थापक थे। यदि बात करें उनकी मृत्यु की, तो 1928 में वह लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक मौन विरोध नेतृत्व कर रहे थे, जब पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट द्वारा उन पर क्रूरतापूर्वक लाठी चलाई गई, जिससे लाठी चोटों के चलते कुछ सप्ताह में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार थे लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है।
तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा से बीजेपी के 12 विधायक यानी एमएलए के 1 वर्ष के निलंबन को रद्द कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि 1 वर्ष के निलंबन असंवैधानिक तथा काफ़ी हद तक अवैध और तर्कहीन था। अगर बात करें एमएलए के निलंबन के बारे में, तो विधायकों को ओबीसी के संबंध में डेटा के खुलासे को लेकर विधानसभा में दुर्व्यवहार करने के लिए निलंबित किया गया था। निलंबन की चुनौती मुख्य रूप से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खंडन और निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन के आधार पर निर्भर करती है। अगर निलंबित 12 विधायकों ने कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। निलंबन की इस प्रक्रिया ने संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया। महाराष्ट्र विधानसभा का नियम 53 इसके तहत अध्यक्ष किसी भी सदस्य को तुरंत विधानसभा से बाहर जाने का निर्देश दे सकता है यदि कोई उसके निर्णय का पालन करने से इनकार करता है या उसकी राय में उसका आचरण घोर उच्छृंखल या इसके अलावा आदि कोई हो तो ये नियम वहाँ पर लागू हैं। तो अगर बात करें सदस्य की, तो शेष दिन की बैठक में वो स्वयं अनुपस्थित रहता हो। यदि किसी सदस्य को उसकी सत्र में दूसरी बार निलंबित का आदेश दिया जाता हो तो विधानसभा का अध्यक्ष उस सदस्य को किसी एक विशिष्ट अवधि के लिए सत्र से अनुपस्थित रहने का निर्देश दे सकता है जो कि सदन की शेष अवधि से अधिक नहीं हो सकता। महाराष्ट्र विधानसभा का तर्क क्या था कि अनुच्छेद 212 सदन के ने अनुच्छेद 212 के तहत अपनी विधायी क्षमता के भीतर कार्य किया तथा न्यायालय के पास विधायिका की कार्यवाही की जांच करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 212(1) के तहत किसी राज्य के विधानमंडल में किसी भी कार्यवाही की वैधता को प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। सीटों की रिक्त राज्य ने यह भी कहा कि यही सदस्य 60 दिनों तक सदन में उपस्थित नहीं होते हैं तो भी यह सीट स्वतः रिक्त नहीं होती बल्कि सदन द्वारा ऐसा घोषित करने पर ही यह सीट रिक्त होती है। साथ ही यह भी कहा गया कि सदन ऐसी सीट को रिक्त घोषित करने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 194 राज्य ने सदन की शक्तियों और विशेषाधिकारों पर अनुच्छेद 194 का भी उल्लेख किया और तर्क दिया है कि इन विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी सदस्य को सदन की अंतर्निहित शक्तियों के माध्यम से निलंबित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था किस पर्पस से उनको निलंबित किया गया था, क्या किस माध्यम से किस संवैधानिक माध्यम से उनको निलंबित किया गया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फिर से उनके निलंबन को हटा दिया है। राज्य द्वारा इस बात से इनकार किया गया है कि किसी सदस्य को निलंबित करने की शक्ति का प्रयोग केवल विधानसभा के नियम 53 के माध्यम से किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या तर्क दिए हैं, इस बात पर ध्यान देते हैं। तर्कहीन निलंबन। विधानसभा में व्यवस्था बहाल करने के लिए किसी सदस्य के निलंबन को अल्पकालिक या अस्थायी अनुशासनात्मक उपाय के रूप में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे अधिक कुछ भी तर्कहीन निलंबन होगा। विपक्ष में हेरफेर। इसने कहा कि एक कम बहुमत वाली गठबंधन सरकार विपक्षी दल के सदस्यों की संख्या में हेरफेर करने के लिए इस तरह के निलंबन का इस्तेमाल कर सकती है। विपक्ष अपने सदस्यों को लंबी अवधि के लिए निलंबित किए जाने के डर से सदन में चर्चा बहस में प्रभावी रूप से भाग नहीं ले पाएगा। इस तरह का उद्देश्य हो सकता है। संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन। संविधान में पूरे 1 साल तक निलंबित विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व न होने से संविधान का मूल ढांचा प्रभावित होगा। संवैधानिक आवश्यकता। पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 190(4) का उल्लेख किया जिसमें कहा कि यदि किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य का कोई सदस्य
60 दिन की अवधि तक सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। तो इस प्रकार से कुछ ये नियम थे। यदि वे सर्वोच्च न्यायालय के से इस संबंध में कानून बनाने के लिए संघ को निर्देश देने की भी मांग की गई है और इसे चुनाव चिन्ह आवंटन एवं आदेश 1966 के प्रासंगिक पैराग्राफ में एक अंतरहित शर्त जोड़ने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की भी मांग की गई है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये न्यूज़ थी। बढ़ते हैं हम अगले उस न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में केज कल्चर इन रिजर्वायर स्लीपिंग जायंट्स विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। भारत सरकार के तहत मत्स्य पालन विभाग ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केज कल्चर जलीय कृषि को बढ़ावा देने हेतु निवेश लक्षित किए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अब मत्स्य पालन को इस तरह से केज के रूप में किया जाएगा और ये प्रवाहित जल के अंदर होगा। तो इस प्रकार से केज होंगे जिनमें मछली या मत्स्य पालन किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है जनरल बिपिन रावत, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनकी हाल ही में एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जिन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान राज्य का नेतृत्व किया, को गणतंत्र दिवस के 73वें की पूर्व संध्या पर मरणोपरांत पद्म भूषण विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म श्रृंखला का हिस्सा पद्म भूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को की जाती है। वर्ष 1994 में स्थापित यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। इसका उद्देश्य यह ऐसी सभी विषयों या गतिविधियों में के क्षेत्र में उपलब्ध की पहचान करता है जिससे सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल है। अगर बात करें, ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। एक पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इस प्रकार से 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है भारत के प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के राज्य स्थापना दिवस यानी 25 जनवरी पर लोगों को बधाई दी है। देख रहे हैं आप, ये हिमाचल प्रदेश का मैप है जैसा कि आप लोग, और ये भारत के ये ऊपरी हिस्से में का राज्य है। अगर यहाँ के राजकीय जंतु की बात करें तो ये हिम तेंदुआ है। राजकीय पक्षी वेस्टर्न ट्रोगोपेन है। राजकीय पुष्प है पिंक रोडा यानी बुरासाय का या बुरोंस। राजकीय भाषा हिंदी और स्थानीय बोलियाँ। प्रमुख नदियाँ और बांध सतलुज, भाखड़ा बांध और गोविंद सागर। जलाशय कोल्डम बांध, ब्यास पोंडोहा बांध, महाराणा प्रताप सागर जलाशय, रावी चमेरा बांध, पार्वती आदि। प्रमुख झीलें रेणुका, रेवलासर और खजियार, दाल, ब्यास कुंड, सदौर, ब्रू, परासरमणि, महेश चंद्र ताल, सूरज ताल, करेरी, सरोल सर, गोविंद सागर, नाको झील। इस प्रकार से ये झीलें थी। और अगर बात करें राष्ट्रीय उद्यान की तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, खिरंगंग इंद्रकिला तथा सिबलाबारा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर बात करें ब्रिटिश शासन के दौरान इसका इतिहास तो वर्ष 1858 में रानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद पहाड़ी ब्रिटिश क्षेत्र ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। अब ब्रिटिश शासन के दौरान चंबा, मंडी और बिलासपुर राज्यों ने कई क्षेत्रों में अच्छी प्रगति की। प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 18 के दौरान पहाड़ी राज्यों के लगभग सभी शासक वफादार रहे और उन्होंने सैनिकों एवं आवश्यक सामग्री दोनों के रूप में ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों में योगदान दिया। स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद वर्तमान हिमाचल प्रदेश के इतिहास की रूपरेखा नीचे दी गई है। अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश संयुक्त आयुक्त प्रांत के रूप में 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया था। तो इस प्रकार से
आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।